सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी बोर्ड के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसके संबंध में चर्चा करेंगे कि बोर्ड जो है वो किस प्रकार छात्रवृत्ति देता है और कितने अंकों पर छात्रवृत्ति देता है, कितने अंक आपके आएंगे तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। भाई 90 होगा, 95 होगा, कितने प्रतिशत अंक पर आपको छात्रवृत्ति दी जाती है। 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं 12वीं में भी कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनको छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी कौन कौन से जो छात्र हैं या कौन कौन सी संकाय है, किस किस को छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इसके संबंध में देखिए, छात्रवृत्ति जो दी जाती है उसमें एक तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 12th कक्षा। अब उच्च माध्यमिक परीक्षा जिसमें कला वर्ग भी आता है, इसके अलावा विज्ञान भी आता है, इसके अलावा वाणिज्य भी आता है। यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। कितने छात्रवृत्ति किस किस को, यानी कला वालों को अलग दी जाती है, विज्ञान वालों को, वाणिज्य वालों को। इसमें जो मेरिट में आते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। उनका आकलन क्या है, आधार क्या है, इसके आधार पर हम देखते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा होती है 12th की, उन विद्यार्थियों की अलग से दी जाती है। माध्यमिक परीक्षा यानी जो सेकेंडरी परीक्षा यानी जो 10th के विद्यार्थी हैं उनको अलग से दी जाती है। प्रवेशिका यानी जैसे संस्कृत वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी अलग से दी जाती है। अब छात्रवृत्ति का नियम क्या है, कितनी कितनी छात्रवृत्ति मिलती है और कितने समय के लिए मिलती है, कौन से विद्यार्थियों को मिलती है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। मुख्य बात यह है कि हमें क्या करना होगा, यानी हमें क्या भेजना होगा जिससे हमें छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाए। अब देखिए, जैसे मान लो ये है, सबसे पहले कौन कौन से को छात्रवृत्ति मिलती है। पात्रता है इसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रत्येक वर्ग। देखिए, राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति के नियम, ये नियम है जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, कला, इसमें प्रथम 10 स्थान प्राप्त छात्रों को, यानी जो पात्रता में पहला है कि कला, विज्ञान और वाणिज्य, इनमें जो प्रथम 10 स्थान प्राप्त करते हैं, 10वें स्थान तक जिनको स्थान प्राप्त हुआ है उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रथम 5 स्थानों तक दी जाती है। इनमें तो 10 स्थानों तक दी जाती है और इसमें कितने स्थानों तक दी जाती है, 5 स्थानों तक। प्रवेशिका परीक्षा में 10 स्थानों तक दी जाती है और सेकेंडरी बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 15वें स्थान तक दी जाती है। यानी जो मेरिट में जो 15वें स्थान तक आते हैं उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, कितनी मिलती है छात्रवृत्ति जैसे उच्च माध्यमिक परीक्षा जो है, यानी 12th पास के जितने भी एक कला, वाणिज्य और विज्ञान, 500 रुपए प्रतिमाह मिलती है, 3 वर्षों तक मिलती है। 500 रुपए प्रतिमाह यानी साल का 6000, और वो 3 साल तक प्राप्त होती है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए भी 3 साल तक मिलती है, वही 500 रुपए है। प्रवेशिका परीक्षा के लिए 2 वर्षों तक मिलती है, यानी जब वो 12वीं तक पढ़ता है तब तक मिलती है, और 400 रुपए। इसके अलावा 2 वर्ष तक आपके जो सेकेंडरी के, यानी 10th में जो कोई मेरिट में आता है तो उसके लिए भी 400 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से दी जाती है। अब मेरिट का निर्धारण क्या है कि भाई मेरिट कितने नियमों तक, कितने अंकों तक मेरिट आती है। अब मेरिट जैसे मान लो मेरिट है वो 95% वाला भी आ जाता है, और जैसे मान लो 92% वाला भी आ जाता है। वो हर साल मेरिट कितनी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, अब इनके नियम क्या है, कैसे हम प्राप्त करें छात्रवृत्ति, कैसे प्राप्त करें। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए देखिए कि उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम स्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियां 1 वर्ष पश्चात अगले वर्ष के लिए तभी देय होगी जब संबंधित अभ्यर्थी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रहा हो। पहली बात तो यह है कि छात्रवृत्तियां उन्हीं को दी जाती है, जैसे 12th का विद्यार्थी आगे कॉलेज में रहता है तो ही छात्रवृत्तियां उनकी शुरू होती है। जैसे 10th में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई मेरिट में आया है तो वो आगे किसी विद्यालय में पढ़ रहा होना चाहिए, तब आगे दी जाती है। प्रथम प्रयास में सफल होकर कम से कम 50% अंक पूर्ण योग में प्राप्त करें, एक ये भी है। जैसे अगले साल जो है, जैसे मान लो आप 12th में हैं तो 12th में क्या है कि आपके जैसे पास किया उसके बाद फर्स्ट ईयर में आपने 50% अंक तो आपके आने ही चाहिए।
इसके अलावा देखिए, संकाय अथवा पाठ्यक्रम बदलने हेतु किसी कक्षा में जिसमें वह 1 वर्ष पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका है, उसी में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अगर कोई मान लो री करता है, जैसे मान लो 12th पढ़ा उसने, 12th पढ़ने के बाद में उसने री की है, तो उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उपरोक्त छात्रवृत्ति छात्र को इस शर्त पर दी जाएगी कि वे मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन चालू रखे, यानी आगे जो रेगुलर रहेगा पढ़ने के लिए उन्हीं को छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि कोई छात्र पाठ्यचर्या के माध्यम से अपना अध्ययन छोड़ देगा, तो जिस तिथि को वह संस्था छोड़ेगा उसी तिथि से छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया जाएगा। यानी जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, 10वीं पास की है उसने, 10वीं पास करके 11th में पढ़ रहा है, तो उसकी छात्रवृत्ति शुरू हो गई, लेकिन उसने 11th पढ़ करके छोड़ दिया, और छोड़ करके जैसे मान लो महीने के 400 रुपए आते हैं इनके, और जैसे मान लो उसने सितंबर में छोड़ दिया, तो सितंबर तक तो आएगी, अक्टूबर से बंद हो जाएगी। यह है। इसके अलावा देखिए, छात्रवृत्तियां तभी देय होगी जब संस्थाओं के प्रदानों की जिनमें छात्रवृत्ति के प्राप्त और अपना अध्ययन चालू रख रहे हैं, और ऐसे छात्रों के अध्ययन, आचरण और उपस्थिति संबंधी रिपोर्ट संतोषजनक हो। संतोषजनक रिपोर्ट पर ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब छात्रवृत्तियां आप प्राप्त कर रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के संस्था प्रधान से उनकी रिपोर्ट मांगी जाती है। उस रिपोर्ट में आपका आचरण अच्छा आना, आपकी उपस्थिति बराबर रहना, तभी आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो आपको कहने का अर्थ है कि आपको रेगुलर रहना जरूरी है। रेगुलर रहने के साथ साथ आपको विद्यालय में नियमित उपस्थिति देनी है। और कुछ नियम है, थोड़े से और नियम है। देखिए, इन नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे एक नियम यह है कि प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति बिल प्रपत्र छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित घर के पते पर पंजीकृत डाक से अगले वर्ष जुलाई माह में भिजवाए जाते हैं। अब देखिए, आपके पास जैसे मान लो कोई विद्यार्थी बोर्ड की मेरिट में आता है, 10वीं की मेरिट में आता है, तो आपके पास बिल प्रपत्र जो है वो आपका जो घर का पता लिखा हुआ है उस पते पर जुलाई के महीने में आ जाती है बोर्ड से, जिन्हें छात्र जिस शिक्षण संस्था में वर्तमान में अध्ययनरत हो उससे अग्रेसित करवाकर तथा इस वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति सहित बोर्ड कार्यालय को भिजवाएंगे। इस वर्ष आपने जो परीक्षा उत्तीर्ण की है उस परीक्षा की अंक तालिका भी आपको भिजवानी होगी, प्रमाणित करके भिजवानी होगी, और विद्यालय का प्रमाण पत्र भिजवाना होगा कि यह अमुक विद्यालय में पढ़ रहा है, अमुक विद्यालय में इनका प्रवेश है, नियमित इनकी उपस्थिति है। छात्रवृत्ति राशि का चेक डाक द्वारा उस शिक्षण संस्था के नाम भिजवाया जाता है। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय के नाम भिजवाया जाता है जिससे छात्रवृत्ति बिल अग्रेसित होकर प्राप्त हुआ है, तथा इसकी सूचना छात्र को घर के पते पर भी दी जाती है। अब जैसे मान लो आपके घर पे भी आती है, सूचना आती है आपके पास, लेकिन आपके पास जो बिल है या जो चेक है वो जो है किसके नाम आता है, उस विद्यालय के नाम आता है। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के नाम आता है। अब जैसे मान लो एक स्टूडेंट जिसने 11th कक्षा तो इसमें पढ़ ली, 11th तो एक क्लास एक स्कूल में पढ़ ली, और 12th में उसने मान लो स्कूल चेंज कर लिया, तब क्या करेगा? तब आपको रजिस्टर करवाना होगा, स्कूल को रजिस्टर करवाना होगा उस विद्यालय में, क्योंकि उस विद्यालय को आप छोड़ चुके हैं, तो उस विद्यालय के द्वारा आपकी उपस्थिति का प्रमाणन नहीं होगा, तो अब नए विद्यालय से आपको उपस्थिति का प्रमाणन करवाना होगा। ये तो छात्रवृत्ति के नियम है। इसके अलावा देखिए, आपको और बिल संबंधी क्या है, जैसे आपका है ना ये बिल, छात्रवृत्ति के बिल। अब बिल क्या है, देखिए बिल कैसे बनते हैं। छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक 6 माह की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। प्रत्येक 6 महीने से आपकी छात्रवृत्ति आती है प्रति माह। जैसे मान लो 400 रुपए से है 10th वालों के, तो 2400 रुपए आ जाएंगे, उनके 500 है तो उनके 3000 आ जाएंगे, इस प्रकार आ जाएंगे। अतः अग्रिम अवधि का बिल बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर मान लो आपने अग्रिम अवधि का भेजा है, अग्रिम अवधि का बिल भुगतान नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आप जुलाई में पढ़ रहे हैं और आपने दिसंबर तक का भेज दिया, तो उसमें कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। दिसंबर एंड होता है तभी आपके जुलाई से दिसंबर तक की प्राप्ति होती है। बिल भेजते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि पूर्व भुगतान की प्राप्ति रसीद बोर्ड कार्यालय को न भेजी हो तो इस बिल के साथ भेज दी जाए। जो आपने पहले जो छात्रवृत्ति प्राप्त की है पहले महीने की, जैसे मान लो आपने 4 महीने की या 6 महीने की प्राप्त की है, वो 6 महीने की जो रसीद है वो रसीद भी आपको
साथ में भेजनी है कि यहां से यहां तक मुझे प्राप्त हो गई है। इसके बाद बिल की बात है कि छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में पत्र व्यवहार वित्त अधिकारी की मार्फत करें। पत्र व्यवहार का पूर्व पत्र क्रमांक और दिनांक का भी उल्लेख करें। जैसे मान लो आपने कोई पत्र लिखा है, उसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो उस पत्र के क्रमांक भी आपको लिखने हैं, यानी विद्यालय थ्रू ही भेजना है आपको। उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी है। जो कक्षा आपने उत्तीर्ण की है, 11th उत्तीर्ण कर ली, तो 11th की प्रमाणित फोटो प्रति आपको संलग्न करनी है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बोर्ड के द्वारा जो छात्रवृत्ति है का नियम है। देखिए, अब हम छात्रवृत्ति से संबंधित बहुत सारी छात्रवृत्तियां होती है, अनेक छात्रवृत्तियों के संबंध में भी आपको सूचना समय समय पर दी जाएगी, तो आप अवश्य ही मेरे साथ बने रहें। अध्ययन तो अपना चल ही रहा है। जैसे मान लो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, यानी हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, इसके अलावा आपके हिंदी कंपलसरी है, इसके अलावा आपको इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा आपको पॉलिटिकल है। ये जो विषय है आपको पढ़ाए जाते हैं, और इनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है 9610208295 पर। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप बने गए हैं, तो आप उन पे भी ऐड हो सकते हैं, या इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी यानी देख सकते हैं। समय समय पर परीक्षा से संबंधित और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं वो दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।